1 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। चुनाव आयोग का काम किसी की नागरिकता को साबित करना नहीं है। स्टालिन बीजेपी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं। 495 पोलिंग स्टेशन पर वोटर को डिलीट करने का कारण सिर्फ और सिर्फ मृत्यु बताया गया है। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, सीधा सा सवाल पूछा कि फाइल की कॉपी दे दीजिए जिसमें आपने एसआईआर का डिसीजन लिया। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन नहीं लिया एसआईआर करने का। तमिलनाडु में एसआईआर के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। कल तमिलनाडु में 97 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। 97 लाख मतदाता इस दुनिया के आधे देशों में नहीं है। और ये कोई मामूली करेक्शन नहीं है, ये ऐसा नंबर है जो पूरा चुनाव पलट सकता है। और यही सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि स्टालिन बीजेपी के लिए बहुत बड़े सरदर्द हैं। चुनाव आयोग ने 2003 में इंटेंसिव रिवीजन किया था, मतलब एसआईआर जैसी चीज पहले भी होती रही है और ये कोई नई बात नहीं है। और उस दौरान उसने अपने अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। उस दिशा निर्देश को एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करके आज के चुनाव आयोग को यह साबित किया है कि दिशा निर्देश में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग का काम किसी की नागरिकता को साबित करना नहीं है, सिवाय बॉर्डर वाले इलाके को छोड़कर। तो सवाल उठता है कि जो काम एसआईआर में किया जा रहा है, क्या इसका फैसला सच में चुनाव आयोग ही ले रहा है या ये डायरेक्शन कहीं और से आ रहा है? और मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। यह एक बात बताना बहुत जरूरी है कि 2003 का दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने एडीआर को आसानी से नहीं दिया था और ये बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी खासियत है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात कर रहे थे। जो घुसपैठिए हैं ये आपके हक पर डाका डालते हैं। मैंने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठियों के नाम काटे गए, ये बात ज्ञानेश बाबू अभी तक बता नहीं पाए हैं। असम का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, वहां चुनाव भी होना है। फिर एसआईआर असम में क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार घुसपैठ पर हल्ला भी करते रहते हैं। अब वापस तमिलनाडु पर आते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 6 करोड़ 27 लाख वोटर है। और ये भी याद रखिए, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बीजेपी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं। द हिंदू ने चुनाव आयोग के डिलीट किए गए डेटा को एनालाइज किया। जबरदस्त एनालिसिस है और यहाँ कुछ अजीब सा पैटर्न सामने आता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 103 विधानसभा सीटों के 495 पोलिंग स्टेशंस पर लिस्ट से हटाए गए सभी वोटरों के लिए एक ही कारण दिया गया, उनकी मृत्यु। अब आपको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, अभी लगेगा। एक पोलिंग स्टेशन पर आमतौर से 1200 से 1500 लोग वोट करते हैं। जिस रूम में जाकर आप वोट डालते हैं वो पोलिंग स्टेशन कहलाता है। जैसे एक स्कूल एक पोलिंग सेंटर हुआ, और अगर स्कूल के 3-4 रूम में वोट डाले जाते हैं तो हर एक रूम एक पोलिंग स्टेशन है। और एक पोलिंग स्टेशन के वोटर ज्यादातर एक ही कॉलोनी या एक ही इलाके से होते हैं। अब इस डेटा को देखिए। पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुमंगलम मदुरई 142 वोटर को डिलीट कर दिया गया, कारण बताया गया मृत्यु। यानी एक कॉलोनी में एक छोटे से क्षेत्र में 142 लोगों की मौत हो गई। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, यानी यह बदलाव सिर्फ 4 साल में हुआ है। पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल शिवगंगा में 134, पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल पापनासम तंजावुर में 131, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर तिरुनेलवेली में 119 और ऐसे ही 495 पोलिंग स्टेशन पर वोटर को डिलीट करने का कारण सिर्फ और सिर्फ मृत्यु बताया गया है। मतलब किसी और कारण से इन पोलिंग स्टेशन पर किसी को नहीं हटाया गया। अगर ऐसा 1 या 2 पोलिंग स्टेशन पर होता तो शायद अजीब नहीं लगता और ध्यान भी नहीं जाता, मगर 495 पोलिंग स्टेशन पर ऐसा होना कई सवाल खड़ा करता है। क्या चुनाव आयोग और ज्ञानेश बाबू वाकई ठीक से काम कर रहे हैं या कुछ और हो रहा है? 6139 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां हर एक पोलिंग स्टेशन से 74 से ज्यादा वोटरों का नाम काट दिया गया। कारण क्योंकि वो घर पर नहीं है और ये नंबर औसत से दुगना है, यानी बहुत अनयूजुअल है। अगर इसमें आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है तो याद कीजिए कि जब जनगणना होती है तो आप में से कितने लोग घर पर होते हैं, मतलब आपका नाम भी कट सकता है। यहाँ सिर्फ डिलीशन का सवाल नहीं है, यह डेटा की विश्वसनीयता का सवाल है और डेटा के मामले में हमारी सरकार का रिकॉर्ड पहले से ही खराब है।
चाहे आप कोविड का डेटा उठा लीजिए या जीडीपी का डेटा उठा लीजिए, ये कुछ तो इशारा कर रहा है, कुछ तो घपला चल रहा है। क्या एसआईआर का फैसला इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है या फिर इसका इंस्ट्रक्शन कहीं और से आ रहा है? बस सवाल है, और ये सवाल गहरा गया जब अंजलि भारद्वाज को आरटीआई का जवाब मिला। अंजलि भारद्वाज ने चुनाव आयोग में आरटीआई लगाई। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, सीधा सा सवाल पूछा कि फाइल की कॉपी दे दीजिए जिसमें आपने एसआईआर का डिसीजन लिया। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन नहीं लिया एसआईआर करने का। आरटीआई के जवाब से मामला साफ भी होता है और साथ में गहरा भी जाता है। साफ इसलिए क्योंकि अगर आरटीआई में मिले जवाब पर भरोसा करें तो साफ दिखता है कि चुनाव आयोग खुद से एसआईआर नहीं कर रहा है, तो फिर किस अथॉरिटी के लिखित आदेश पर एसआईआर हो रहा है? और गहरा इसलिए जाता है क्योंकि अगर एसआईआर करने के लिए कोई लिखित आदेश, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऑफिशियल डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर हो कैसे रहा है और इसका जवाब कौन देगा? और इससे एक और सवाल उठता है कि क्या अब सरकारी संस्थाएं बिना किसी लिखित आदेश के भी काम कर रही हैं? और ये ज्यादा खतरनाक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक माना था, तर्कों पर आधारित फैसला था, मगर फैसला देने में 7 साल लग गया। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर केस चल रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग इसे जल्दी जल्दी निपटाने में लगा हुआ है। अभी तक संवैधानिक है कि नहीं एसआईआर, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। हियरिंग्स हो रही है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन इंतजार नहीं कर रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट सभी जगह एसआईआर होने के बाद अपना फैसला देगी? जब वोटर लिस्ट पर सवाल उठता है तो बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की नहीं रह जाती, बात हमारी और आपकी होती है, भारत के संविधान की होती है। उम्मीद लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी सुनवाई करेगा, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र की दिशा और दशा दोनों तय होती है।